पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सेहत टुडे में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर ईशा जिंदल, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड रिमेटोलॉजिस्ट। वेलकम मैम। हाँ जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। सो सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। व्हाई वुड यू नीड टू सी अ रिमेटोलॉजिस्ट? देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है जब हम बात करते हैं जॉइंट पेन्स की। लोगों को समझ नहीं आता कि जब हमें नीज़ में पेन है या हमें किसी भी जोड़ में दर्द है तो हमें एक फिजिशियन को मिलना है, हमें एक ऑर्थोपेडिशियन को मिलना है या रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना है जी। तो आज हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं हर नॉर्मल जनरल लोगों के लिए कि जब आपको जोड़ों में दर्द के साथ सूजन भी है, अकड़ाव भी है और वो 6 महीने से या 6 वीक से ज़्यादा चल रहा है तो आप बेटर है कि एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। ठीक है। और गठिया जो है, गठिया ऐसा नहीं है कि आपको एक्यूट हो जाएगा या क्रॉनिक हो जाएगा। उसमें जॉइंट पेन्स जो आपके रहते हैं, अगर हम टाइमली उनको ट्रीट करें या टाइमली उनको डायग्नोस करें तो उनका सॉल्यूशन हम बहुत प्रिवेंटिव वे में निकाल सकते हैं। सो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो एक रिमेटोलॉजिस्ट डायग्नोस कर सकता है? मैम देखिए, रूमेटोलॉजिस्ट डायग्नोस तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सारे बेड साइड केसेस भी होते हैं जो एक फिजिशियन भी डायग्नोस कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिशियन भी डायग्नोस कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आप रूमेटोलॉजिस्ट हैंड्स में पहुंचते हैं तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ मोर राइटली। ठीक है। उसमें जो आपका ट्रीटमेंट है, डोजेजेस हैं, वो आपकी अप्रोप्रिएट चलती हैं और आपका ख्याल बेटर वे में रखा जा सकता है। तो इसमें जो आप डिजीजेस कह रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। और इसमें लोगों का मिथ है कि ये जेनेटिकली रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। इसमें जो जुवेनाइल आर्थराइटिस है ये बच्चों में भी प्रेजेंट कर सकता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो यंग एज में भी 20-30s में स्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है। आज हमें नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कल हमें नहीं हो सकता, ये किसी को कभी भी हो सकता है। और उसके बाद यंग ग्रुप में और जो आता है वो है एंकालॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसके बाद जो इस सीजन में हमें ज़्यादा दिखता है दैट इज़ गाउट इज़ रिलेटेड टू यूरिक एसिड। ठीक है। एंड दे आर मेनी मोर। बाद में आपका एज रिलेटेड जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, जो हमारे ऑर्थोपेडिस्ट कोलीग्स भी देखते हैं। ठीक है। तो इसकी स्टेजेस क्या हैं अगर हम गठिए की आर्थराइटिस की बात करें तो? मैम इसमें स्टेजेस का ऐसे रहता है कि आपको जैसे ही ये यूजुअली बायलैटरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट करता है कि आप बायलैटरल का मतलब होता है कि आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट जो हिस्से हैं वो एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें आपके यूजुअली जो होते हैं स्मॉल जॉइंट ऑफ हैंड्स इन्वॉल्वमेंट पहले होती है। ठीक है। तो जो फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है उसमें वो बताता है कि मुझे हाथों में अकड़ाव आ रहा है, मुझे सूजन हो रही है, सुबह में कोटने में दिक्कत होती है, आपका कप होल्डिंग, ग्लास होल्डिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो दीज आर यूजुअली द बेसिक फर्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट विद। धीरे धीरे क्या होता है, इसमें आपके लार्ज जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें पेशेंट कहता है कि अब मेरे को जो दर्द है वो मेरे मोडों में, गोडों में, यहाँ पे भी आ गई है और अब मेरे को चलने में भी डिफ़िकल्टी लगती है या फिर मुझे बेड से उठने में भी डिफ़िकल्टी लगती है। ये विदाउट ट्रीटमेंट यूजुअली परसिस्ट करती है 30 to 40 मिनट्स। जो सुबह आप अपने रूटीन में जैसे जैसे आते हैं वो यूजुअली जो आपकी स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। बट अगर क्रॉनिसिटी बढ़ती जा रही है और आपको 6 वीक से ज़्यादा इस चीज़ को भुगतते हुए हो चुके हैं या आपको विंटर्स में ये चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है तो यू शुड मीट योर रूमेटोलॉजिस्ट, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने जॉइंट का केयर कर सकते हैं और परमानेंट कोई डिफॉर्मिटी होने से बच सकते हैं। जैसे आपने बताया कि ये मिथ है कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस जेनेटिक है या हेरिडिटरी है। सर्टेन कॉजेज, वजह क्या है इसकी? मैम ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज रहती है। ठीक है। इसमें एंटीबॉडीज आपकी कभी भी एक्टिवेट हो सकती हैं। आज हमें नहीं है तो इसका मतलब नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कल हमें नहीं हो सकता। अब जैसे कोविड आपको पता है कि 2 साल बहुत फ्लेयर अप रहा। ठीक है। तो जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं तो किसी एक्टिव वायरस के कारण या जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, ये वाले एपिसोड्स भी आते हैं तो इनके कारण भी कई बार क्या होता है कि ये वाले जो हमारे सिम्टम्स होते हैं ये फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो हम उनको कहते हैं वायरल एसोसिएटेड आर्थराल्जिया। ठीक है। तो उसमें भी पेशेंट जो हमें मिमिक करते हैं या प्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ करते हैं या इन्फेक्टिव पॉलीआर्थराइटिस के साथ करते हैं, जिसमें हमारे मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। पर पेशेंट को साथ में फीवर भी रहता है। एक और मिथ है आर्थराइटिस से जुड़ा हुआ कि लोग कहते हैं कि आर्थराइटिस इज ऑल अबाउट जॉइंट पेन ओनली। तो ये मिथ है या सच्चाई है?
जॉइंट पेन इज अ मेजर की सिम्टम ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि सिर्फ यही है जिसके साथ हमारा आर्थराइटिस प्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि इसमें स्वेलिंग, स्टिफनेस, इन दोनों का भी मेजर रोल है, ठीक है। और उसके बाद कुछ इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो हम टेस्ट कराते हैं, जैसे आरए फैक्टर होता है। तो ये थर्ड मिथ है, हम अगर बात करें तो इसमें लोगों को लगता है कि अगर हमारा आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो वी आर हैविंग दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, सार्कोइडोसिस है, एसएलई है। कई बार इन बीमारियों में किसी और वजह के कारण भी हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो आरए फैक्टर है वो इनमें भी दिखता है, ठीक है। और ऐसे ही उल्टा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आरए फैक्टर पॉजिटिव आए, बट अगर आपको सिम्टम्स कम्प्लीटली हैं, मान लीजिए आपको वही 6 वीक्स की हिस्ट्री है, बायलैटरल प्रेजेंटेशन है, आपको जॉइंट पेन काफ़ी टाइम से है, स्टिफनेस हो रही है, तो वी विल ट्रीट यू डायरेक्टली विदाउट गोइंग बाय द रिपोर्ट्स जी। हाँ, तो इसमें हम होल हार्टेडली ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमने रिपोर्ट्स पे रिलाय करना है। वी आर नॉट देयर टू सी द रिपोर्ट्स फॉर देम। इसमें हम डायरेक्टली फिर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। एक और लोगों का मानना है कि अगर आपको गठिया या आर्थराइटिस है, सो यू हैव टू लिव विद इट फॉरएवर। मैम, इसमें देखिए, व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स इज कि कीवर्ड इज कंट्रोल। हाँ, ठीक है। हम इसको 100% ट्रीट करके आपकी जो लाइफ स्पैन है उसमें हम वापस नहीं जा सकते जहाँ पे आज हम खड़े हैं, बट जहाँ हम आज बात कर रहे हैं, जहाँ खड़े हैं, जिस पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग वहीं रहे। उसका क्या मतलब है कि किसी डिफॉर्मिटी में लैंड अप ना करे, कोई कोमॉर्बिडिटी ना आए, कोई अनीमिया, कोई लिवर किडनी रिलेटेड, कोई जॉइंट रिलेटेड, उसे कोई भी परेशानी ना हो। और जो रिवर्सल पॉसिबल है विद मेडिकेशन, विद एक्सरसाइज, विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो हम उसको गाइड करते हैं। बट येस, 100% वी कैन नॉट ट्रीट इट, वी कैन कंट्रोल इट 100%। ऑस्टियोपोरोसिस भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली इन वुमेन। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस है, ये सिंक में है? इज इट प्रोपोर्शनेट? ज़रूरी है कि जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है उनको आर्थराइटिस होगा ही, या जिनको आर्थराइटिस है उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस में आपका कैल्शियम और D3 डेफिशिएंट जिन भी फीमेल्स में रहता है, और उसमें क्या है, कुछ आपका एज रिलेटेड चेंजेस भी रहते हैं। जैसे वी कैन नॉट प्रिवेंट डिकेइंग ऑफ आवर टूथ या फिर ग्रेइंग ऑफ योर हेयर, है ना। तो दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस इज एजिंग ऑफ योर बोन्स, ठीक है, राइट। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको पहले ही स्टार्ट हो रहा है, या आपके जो स्पेशल नीड्स थी जैसे प्रेगनेंसी, या उस टाइम आपने कैल्शियम D3 नहीं लिया, या फिर जो आपका 40+ फीमेल्स का है उस समय आप अपना प्रॉपर कैल्शियम D3 नहीं ले रहे हो, तो एंड यू आर प्रेजेंटिंग विद आर्थराइटिस एज वेल, तो फिर आपको सिम्टम्स में बढ़ोतरी होने के चांसेस तो रहेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको है तो यू लैंड अप इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वार्निंग साइंस क्या है ये ऑस्टियोपोरोसिस में? मेरे ख्याल ऑस्टियोपिनिया भी कुछ है कि ये लास्ट स्टेज तक ना जाए। कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? मैम देखिए, इसमें व्हाट आई सजेस्ट कि सबसे पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके रखिए। नेवर पुट ऑन वेट, ओके, ठीक है। और जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें आप कैल्शियम रिच डाइट ज़रूर रखें, अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्स हम सबको पता है कि वी कीप ऑन टेकिंग कैल्शियम एंड D3 का एक्सपोजर हम लोगों का ऑलमोस्ट निल है आजकल। एवरीबडी इज इनसाइड हाउस, और कोविड करके तो वो और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप फॉक्स नट्स ले सकते हो, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स ले सकते हो, अपना कर्ड ले सकते हो। तो ये सारे अगर आप नॉर्मल डे टू डे अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो यू गेट नेचुरल कैल्शियम। प्लस इफ़ यू आर D3 डेफिशिएंट देन यू आर नॉट हैविंग बाइंडिंग कैपेसिटी फॉर कैल्शियम इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में वो ऑलरेडी डेफिशिएंट चलता रहता है, तो आप अपना D3 फिक्स कीजिए फर्स्ट, फिर कैल्शियम फिक्स कीजिए, और उसके बाद यू कैन प्रिवेंट दिस स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोपेनिया। ये जो डिजीजेज हैं मैम, ये कैसे डायग्नोज होते हैं? ये ब्लड टेस्ट में आते हैं? कौन से टेस्ट रिकमेंड होते हैं? मैम इसमें सबसे बड़ा टेस्ट तो हमारे लिए पेशेंट ही रहता है। पेशेंट जब हमें प्रेजेंट करता है किसी स्पेसिफिक फाइंडिंग के साथ कि नी स्वेलिंग के साथ पेशेंट आया है, ठीक है, ह्यूज स्वेलिंग है, या फिर आप कल रात को सोए थे बिल्कुल ठीक थे और सडनली आप सुबह उठे हो एंकल पेन के साथ हो, ठीक है, तो दीज आर द फर्स्ट सिम्टम्स जिनसे हमें पता लगता है कि येस वी नीड टू थिंक अबाउट गाउट, कि शायद पेशेंट डिहाइड्रेटेड था और ही माइट हैव टेकन अल्कोहल द लास्ट नाइट, या प्रोटीन इनटेक इनका ज़्यादा था एज कम्पेयर टू वाटर इनटेक,
ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले हिंट देते हैं कि हमने कहाँ प्रोसीड करना है। उसके बाद दे आर द फॉलोइंग टेस्ट जो हमें उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अगर गाउट है तो वी टेल द पेशेंट टू गेट यूरिक एसिड डन, बाकी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में वी गेट ESR एंड CRPs डन, और अगर हमें ऑटो इम्यून में लगता है तो वी गो फॉर रूमेटॉइड RA फैक्टर, एंटी CCP फैक्टर एंड थिंग्स लाइक दैट। वी हैव ह्यूज लिस्ट बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे सबसे पहले रुमेटोलॉजिस्ट को मिलना जरूरी है अपनी तकलीफ बताने के लिए। बिल्कुल, और उसमें मैं कहूँगी कि टेस्ट से भी पहले आप बेटर है कि अपनी तकलीफ ही सबसे पहले डिस्कस कीजिए ताकि आप वो स्पेसिफिक टेस्ट ही कराएं, है ना। वी शुड सेव अ हार्ड अर्न्ड मनी। जी बिल्कुल। ट्रीटमेंट पोर्शन पे आते हैं मैम, ट्रीटमेंट क्या है इसका? मैम ट्रीटमेंट इसमें अगर हम प्रिवेंटिव वे में जाएं तो आपको अपने जो जॉइंट्स हैं उनको हमेशा स्ट्रेच करके रोज की एक हैबिट बनानी चाहिए कि 5 to 10 मिनट्स यू स्ट्रेच योर जॉइंट्स, ठीक है। जिनको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उनको फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, या जैसे बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ऐसी जो गाउट के पेशेंट्स हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि अपना वाटर इनटेक मैक्सिमम 3 to 4 लीटर्स एटलीस्ट रखना ही चाहिए, ठीक है। एंड 30 to 40 मिनट्स वॉक सबको करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक, ताकि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन रहे, आपकी ऑक्सीजनेशन जो मसल्स की बोन्स की है वो मेंटेन रहे, ठीक है। एंड देन कम्स द रोल ऑफ ऑब्वियसली द मेडिसिन्स, वो हमारे पास लिमिटेड हैं, वी कीप ऑन गिविंग इट टू द पीपल। मेडिकेशंस का भी कोई ऑल्टरनेट है मैम? इज देयर एनी वैक्सीनेशन अवेलेबल, प्रिवेंशन या कंट्रोल या ट्रीटमेंट में फॉर स्ट्रेंथनिंग? मैम इसमें वैक्सीनेशन वी डू रिकमेंड बट नॉट एज प्रिवेंशन एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, वी डू इट एज अ प्रिकॉशन, क्योंकि इसमें जो आपके आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स रहते हैं इसमें देयर आर मेनी कोमॉर्बिडिटीज जहाँ पे आपके लंग्स, किडनीज और बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी एडवाइज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड। इसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोकोकल और आजकल कोविड वैक्सीन, तो उसके लिए वी डू रिकमेंड। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये उम्र भर के लिए या रिवर्स भी हो सकती है सिचुएशन? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि उम्र भर के लिए। इसमें ना काफ़ी डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें फ्लेयर अप्स आते हैं। फ्लेयर अप का मतलब होता है कि फॉर 1 month यू आर इन मैसिव पेन बट रेस्ट ऑफ 11 months यू आर ओके। तो वंस यू आर इन स्टेज ऑफ पेन तब हम आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। हमें हो सकता है मेडिसिन भी आपकी 4 या 5 चलानी पड़े, बट जब आपका वो फेज निकल जाता है एंड यू आर ऑन योर रूटीन, तो फिर आपकी मिनिमम 1 या 2 मेडिकेशन चलती है जो मेंटेनेंस के लिए होती है, सो दैट वो फ्लेयर अप्स बार बार ना आए। So can you live with this and lead a normal life, because my mother is also having arthritis? Yes ma'am, बिल्कुल। And she is like कि मैं नहीं उठ सकती हूँ और मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं गिर गई तो। देखिए फर्स्ट ट्रीटमेंट इज पॉजिटिव मोटिवेशन, जी, है ना। तो आप जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे एंड यू नो कि मेरे पास विल पावर है उस चीज़ को फेस करने की, तो यू कैन लीड 100% नॉर्मल लाइफ। इसमें रादर यू कैन गो फॉर ट्रैकिंग और एवरीथिंग यू वांट टू डू। इसमें कोई पेंटिंग, कोई गेमिंग, एनीथिंग। ऐसे कौन से लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जो इसको एग्जैजरेट कर सकते हैं या फ्लेयर कर सकते हैं इस डिजीज को? ओबेसिटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और अपने पंजाब में मतलब थोड़ा सा है भी ज़्यादा। आपको इसमें BMI जो आपका रहता है, हाइट वर्सेस आपका जो वेट रेशो है, वो आपका मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। और देन वही जो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और D3 वो आपके हाथ में है, वो आप अपना डाइट से पहले ही कंट्रोल में रख सकते हैं। देन यू शुड गो फॉर रिस्ट्रिक्टेड प्रोटीन्स ताकि आपका यूरिक एसिड और साथ में ना बढ़े, ठीक है। और रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्लेंटी फ्लूइड्स विल हेल्प यू मोस्ट। और फिजियोथेरेपी का कोई रोल है इसमें? फिजियोथेरेपी जब आपको फ्लेयर अप्स आते हैं, जब आप बहुत पेन में हैं, क्योंकि ग्रेजुअली जो रूमेटॉइड पेशेंट्स होते हैं या आर्थराइटिस पेशेंट्स होते हैं, दे नो आफ्टर सम टाइम कि उनको क्या एक्सरसाइजेस करनी है और क्या नहीं करनी है। बट जो अब आपकी बिगनिंग है, स्टार्टिंग है या बहुत ज़्यादा आप पेन में है, तो येस फिजियोथेरेपी हेल्प्स अ लॉट। तो उसमें एक टाइम आता है जब हमें सब मेडिसिन के बाद भी एक एडिड वो चाहिए होती है, थेरेपी चाहिए होती है, देन कम्स द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। डिप्रेशन और एंजाइटी को कैसे कॉप अप करें इस सिचुएशन में? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें देखिए जितने आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं इसमें ये दोनों ही स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें एंजाइटी भी काफ़ी रहती है और जो मिडिल एज हैं उनमें डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें विल पावर और पॉजिटिव मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो आपका स्पाउस है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, इनका सबका ही इक्वलेंट रोल रहता है कि वो आपको हेल्प करें डे टू डे एक्टिविटीज़ में, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। अगर आप वॉक पे रेजिस्ट कर रहे हैं देन योर स्पाउस शुड हेल्प यू आउट कि लेट्स गो फॉर इट।
नॉट फॉर योर ट्रीटमेंट बट एज अ रूटीन, ठीक है। ये इससे आपको वेंट आउट करने का भी मौका मिलता है, आपको अपना नेगेटिव स्पेस ख़त्म करने का भी मौका मिलता है, एंड सिमिलरली कम्स द रोल इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। अगर आपके जो पीयर ग्रुप हैं, आपके जो सराउंडिंग और लोग हैं, अगर वो भी आपको थोड़ा सा अपलिफ्ट करके रखें तो नथिंग लाइक दैट, इसमें कोई लिमिट्स ही नहीं है। बच्चों में भी जैसे आपने बताया कि काफ़ी कॉमन है आर्थराइटिस, उस एज ग्रुप के बारे में बताइए कि वहाँ सिम्टम साइंस क्या हैं और वहाँ की कौन सी चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। कैन दे लीड अ नॉर्मल लाइफ? यस मैम, इसमें जो रहता है उसमें जुवेनाइल आर्थराइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। इसमें आपको हो सकता है लो ग्रेड आपको फीवर के साथ बच्चे प्रेजेंट करें और ग्रेजुअली उनमें कोई ना कोई जॉइंट पेन या स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो आपको कभी भी लगे कि बच्चा काफ़ी देर से लेग पेन कंप्लेन कर रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और थोड़ा सा लिम्प भी आ रहा है, तो बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट, क्योंकि हर बार बच्चे मजाक नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअल पेन में भी हो सकते हैं जी। हमारे इंडिया में तो अनिमिक भी बहुत हैं पेशेंट, तो लेग पेन आपका उसके कारण भी हो सकता है, बट जस्ट टू रूल आउट कि कुछ आर्थराइटिस रिलेटेड नहीं है या कुछ लॉन्ग आपको फीवर का हिस्ट्री नहीं है, तो यू शुड सी अ डॉक्टर मस्ट। एक आखिरी सवाल मैम, मैंने काफ़ी देखा है अपने आसपास कि हम डॉक्टर से मिलते हैं और वो हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं और हमें सडन पेन रिलीफ नहीं होता है, तो काफ़ी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो दावा करते हैं कि 10 दिन में गठिया ठीक हो जाएगा, और अगर हम उनके पास जाते हैं तो दवाई लेके वाकई दर्द महसूस नहीं होता 10 दिन तक, तो इज इट रियली पॉसिबल? मैम, इसमें क्या रहता है कि दे फीड यू विद स्टेरॉइड्स बेसिकली ऑन हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स, ओके, ठीक है। और वो लोग ना तो उनके पास कोई डिग्री है ना कुछ, दे आर यू नो एवरीबडी नोज इट व्हाट हैपेंस इन आवर इंडिया, ठीक है। तो उन लोगों की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो दे फीड यू विद गुड डोज ऑफ स्टेरॉइड्स, तो आपको उस समय कोई कुछ भी फील नहीं होता, बट वी थिंक दैट इज अ स्लो पेन किलर एंड स्लो पॉइजन, ठीक है। तो क्या इम्पैक्ट होता है उसका? अगर मैम क्रॉनिकली उसको दिया जाए तो उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इट कैन लीड टू डायबिटीज़ ऑल्सो, आपको कैटरेक्स हो सकता है, जैसे हमने बात शुरू की थी, ऑस्टियोपोरोसिस में आप लैंड अप कर सकते हैं, ठीक है। और जॉइंट पेन्स वाले पेशेंट में सबसे वर्स्ट इज एवीएन ऑफ हिप, एवास्कुलर नेफ्रोसिस ऑफ हिप हैपेंस। उससे आपको इतना बुरा हाल भी हो सकता है कि कुल्ला बदलवाने की ज़रूरत पड़ जाए, कि आपको आर्थराइटिस पेन से इतनी दिक्कत नहीं थी, बट वो स्टेरॉइड्स लगने के कारण आपको कुल्ले की मल्टीपल प्रॉब्लम्स राइज हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू लैंड अप इन ओवरवेट also, which nobody wants. जी. So thank you so much for your views, ma'am. At last, any message for our viewers? आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली लीजिए और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज मैम। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे, डिस्कस करेंगे नए हेल्थ हैजर्ड को। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।